आपका फिर से स्वागत है द टाइम्स ऑफ इंडिया में। आज जिस मुद्दे को लेकर के हम मौजूद हैं, वो भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है, जहाँ पर औरतों और महिलाओं की जिंदगी जो है दांव पे लगी हुई है। आज पूरा भारत पुकार रहा है कि भारत की बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और भारत की जनता ये जानना चाहती है कि क्या कारण है कि लड़कियों और महिलाओं के साथ जो बलात्कार के केसेस हैं, गैंगरेप के केसेस हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस मुद्दे पे राजनीति क्यों होती है। इस विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने सभी मेहमानों से मिलवाना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से राजीव शर्मा, कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है किसले सिंह, कांग्रेस बिहार से हमारे साथ मौजूद है दिवाकर कुमार द्विवेदी, हमारे साथ राजनीतिक विषयों के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं प्रांजल चतुर्वेदी, और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग पांडे। आप सबसे ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आने चाहूंगी। राजीव शर्मा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है जो आज पूरा भारत पूछ रहा है कि पीड़िता को इतनी जल्दी क्यों जला दिया गया। देखिए रात मैम, सबसे पहले रात को 2 बजे उन्हें जलाया गया है। क्या किसी भी हिंदू मान्यता और रीति रिवाज के तहत ये समय जायज है किसी व्यक्ति का? आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। जी, मेरा सबसे प्रश्न पहले मैं सबसे पहले मैं आपके टीम को और सभी हमारे जो भी गेस्ट हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे तरफ से प्रणाम रहेगा। मैं बता दूं कि आपने मेरा हाँ, प्रश्न मैंने सुना मैंने। मैं बता दूं कि वहाँ की एसपी साहब से मेरी बात हुई है, हाथरस एसपी से मेरी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लड़की के पिता और लड़की के भाई से पूछ के ही लड़की का दाह संस्कार किया गया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा स्पष्ट हो जाएगा। विपक्षी का काम है बोलना, उनका काम है अपना पक्ष रखना, विपक्ष करना। राहुल गांधी जी को राजस्थान से फुर्सत नहीं है, राजस्थान में इनकी सरकार है, तो ये वहां नहीं जाके उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्योंकि इस पे भी ये लोग राजनीतिक सबसे बड़ी घिन आती है कांग्रेसियों से कि इस पे भी बेटी बहन की मतलब जिंदगी से भी ये लोग खिलवाड़ करते हैं, उस पे भी राजनीति टिप्पणी करते हैं और राजनीति मुद्दा उठाते हैं। आप कह रहे हैं उठाते हैं। राजीव शर्मा जी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा उठाते हैं। अगर विपक्ष राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? आप मुझे ये बताइए कि अंधेरे में आपको बेटी बहन के साथ सोशल मीडिया पे, हर टेलीविजन पे उसकी माँ रो रही है, बिलख रही है, मेरी बेटी को मुझे बताए बिना मुझसे ले गए, और वहां पर जितने भी वीडियोस वायरल हुए अगर आप देख सकते हैं, वहां पर उनके परिवार का एक सदस्य मौजूद नहीं है। और 1:30 बजे 2 बजे किसकी अंतिम संस्कार होती है? अगर आप हिंदू परंपरा को देखें तो हिंदू मान्यता में रात के समय अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है? ये क्या न्याय है? देखिए मैं बता दूं मैम आपको कि माहौल वहां पे काफी बिगड़ गया था, काफी आक्रोशित थे लोग वहां पे, और वहां पे बहुत कुछ हो सकता था, घटना दुर्घटना हो सकती थी। इसके लिए उनके गार्जियन से, उनके भाई से, उनके पिता से पूछ के रात में अंतिम संस्कार किया गया है, और डेड बॉडी का काफी समय हो चुका था, काफी घंटे हो चुके थे और डेड बॉडी पड़े हुए थे। बहुत ऐसा चीज है जिसको बचाने के लिए डीएम साहब ने उनके परिवार से रिक्वेस्ट किया, उनके भाई से रिक्वेस्ट किया, उसके बाद डेड बॉडी को अंतिम दफनाया, जलाया गया। जी, मैं प्रांजल चतुर्वेदी आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। मेरा प्रश्न था कि डेड बॉडी को आप देखिए, मैं पूरी घटना को मॉनिटर कर रहा हूं जी, और देख रहा हूं कि किस प्रकार से इसमें विकास हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का जो एक्यूजेशन था वो प्रूव नहीं हुआ। हालांकि डाइंग स्टेटमेंट में पीड़िता ने व पीड़िता के परिजनों ने यह कहा कि रेप की घटना, दुराचार व दुष्कर्म की घटना घटित हुई, जिसके आधार पर 376 डी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वह हत्या के संबंध में 302 व SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया। अब इससे अगर परे हटें तो आपने जो मुख्य विषय उठाया कि अंतिम संस्कार, मैं वास्तव में बताऊं कि
ये स्पष्ट रूप से पीड़िता के मौलिक अधिकार का हनन है, जो कि अनुच्छेद 21 द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त है। अगर 25 को हम एक्सक्लूड कर दें, फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन, इसको हम एक्सक्लूड कर दें, तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21 देता है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जो कि इसकी महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि अगर भारत में या इस देश में अगर आपातकाल घोषित कर दिया जाए तो भी केवल 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 उसमें से एक है। मैं किस ग्राउंड पे, किस बिहाफ पे, किस बिनाह पे ये बात कह रहा हूं, मैं आपको बताऊं। कोरोना काल के समय कलकत्ता व मद्रास हाईकोर्ट, इन 2 हाईकोर्टों ने यह बड़ा अहम निर्णय दिया कि पीड़ित के पास, व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट ऑफ डिग्निफाइड बरियल भी मौजूद है। मींस उसका अंतिम संस्कार एक सम्मानजनक रूप से होना चाहिए। वो हाईकोर्ट आगे जाते हुए हाईकोर्ट ये तक कहता है कि अगर ऐसी स्थिति है कि सबको, कोई भी उसके परिजन दावा करने वाले मौजूद नहीं है, उस स्थिति में राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि सम्मानजनक तौर पे उस शव का अंतिम संस्कार किया जाए। तो यह स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार का हनन है, जिसके कारण जिला प्रशासन की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ऐसा मेरा इस विषय पे मानना है। जी बिल्कुल। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अंतिम संस्कार की जल्दी क्यों की? ये प्रशासन की जल्दी थी, या सरकार चाहती थी, या फिर वो एक जात से आती है इसलिए उनके मौलिक अधिकार नहीं है? ये क्या विचारधारा है जहाँ पर एक पीड़िता मरने के बावजूद भी जो है उसकी अंतिम संस्कार की जो अधिकार है एक इंसान को, वो नहीं मिल पा रहा? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर इसमें जातिवाद का कहीं से किसी प्रकार से एंगल लिया जाता है तो पूर्णतः गलत है। अपराध होता है, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इसमें जाति और तमाम तरह के मामले ले आएंगी। परिजनों ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये वर्षों पुराना मामला है, ये कोई तत्काल में जात आधारित घटित घटना नहीं है, ये 2 परिवारों में वर्षों पुराना विवाद था। वहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियरिटी करूं तो एक घटना में आप जाति ले आते हैं और दूसरे घटना को आप बिल्कुल दबा करके आप इस प्रकार से दिखाते हैं कि नहीं, ये तो महज एक अपराध का मामला है। मैं उस स्थान का नाम नहीं ले रहा हूं जहां पे साइमल्टेनियसली एक ही समय लगभग इस प्रकार के अपराध घटित हुए। तो ये जातिवाद की राजनीति करना इंडियन लेफ्ट को, लेफ्ट विंगर्स को, और इसके बाद इस प्रकार की पार्टियों को जो उस विचारधारा से सब्सक्राइब करती हैं, ये पूर्णतः उनके राजनीतिक हित का विषय है। इसमें इसको किसी प्रकार से जातिवादी एंगल से देख करके एक सामाजिक जो क्रांति है उसको कमजोर किए जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जी, मैं अनुराग पांडे आपके पास आना चाहूंगी। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना और आपने राजनीतिक विशेषज्ञों को भी सुना। आपकी इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक आपकी बात रही, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। जहाँ तक आपकी बात रही कि बात रही हिंदू धर्म में दाह संस्कार होने की प्रक्रिया को लेकर, तो वो विशिष्ट परिस्थितियों में वो अलाउ है, हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि राज्य में किया जाता है या नहीं किया जाता है, लेकिन भारत जैसे देश में, जो एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ का संविधान काफी मजबूत और काफी अच्छा माना जाता है, उस संविधान में 100 तक को अधिकार दिया गया है। यानी कि अगर कोई किसी लाश को किसी अवस्था में पाता है, लावारिस अवस्था में, तो उस लाश को सीधे नहीं जलाया जा सकता। उस लाश को भी रखने के बाद मोहतरी में उस बॉडी को रखी जाती है, चली जाती है कि नहीं, एक बॉडी मिली है लावारिस, जिसकी हो आके इस पे अपने हिसाब से ले जाए, और ना मिलने की अवस्था में उस बॉडी को दफना दिया जाता है, भविष्य में डीएनए सुरक्षित रखने के लिए या किसी भी पर्पज से इसमें भेजा जा सके। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी एक मृत आत्मा का, एक मृत बॉडी का इस तरह से यूं जला दिया जाना, ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्योंकि यहाँ पे भारत देश में बॉडी को भी अपना अधिकार प्राप्त है कि उसको भी उसके धर्म के हिसाब से, उसके जो भी उसका है, उसकी मां, मैंने देखा अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि उसकी मां माथा पटक रही थी, अपना जो सर पटक रही थी कि हमें अपनी बेटी को हल्दी लगानी है, वो तक नहीं करने दिया गया। तो मैं इसके खिलाफ हूँ, ये गलत हुआ है। दूसरी बात क्या है कि 3 दिन में तो पीड़िता की रिपोर्ट लिखी नहीं गई। पांड्या जी जैसा कह रहे थे कि रेप जो है कि नहीं साबित हो पाया है, साबित हो या ना हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर जब उसके परिजन रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो 3 दिन तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? सबसे बड़ा प्रश्न है। वही आपकी 8 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखा गया। नहीं 3 दिन तक रिपोर्ट दर्ज हुई। आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए 8 दिन या 3 दिन,
फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। राजीव जी एक मिनट रुक जाइए, आप सही हैं, भारत माता की जय, आप सही हैं, मैं आपके साथ। अनुराग पांडे, आपकी प्रतिक्रिया ले ली मैंने। ऐसा नहीं है कि खाली भारतीय जनता पार्टी के समय में हमें ऐसे दुर्लभ चीजें देखने को मिल रही हैं, और मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये किस प्रकार का न्याय है जो भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि हम दिलाएंगे पीड़िता के नहीं, परिवार को। मैं जानना न्याय से चाहूंगी न्याय आप क्या दिला, जब बात सुनिए हमारी, जैसा कि अभी ये कह रहे थे राजीव जी कि नहीं पीड़िता के भाई से और पिताजी से परमिशन लेके चलाया गया, फिर वहां पे उसके परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं था? मैडम, हम लोग भी थोड़ा सा हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं, हमें भी पता है कि किसी भी बॉडी का अंतिम संस्कार अर्थी पे लिटा के उसको उसका ढंग से अंतिम विदाई ढंग से की जाती है, न कि बोरे में भर करके और प्रशासन की फौज खड़ी करके नहीं जलाई जाती कोई बॉडी। रात में आप बॉडी जला दीजिए, कोई मतलब नहीं है। हिंदू धर्म मैं समझ पा रही हूँ। मैं अपना प्रश्न जो है और मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कांग्रेस का। किसने सिंह, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? बहुत बहुत धन्यवाद। कि जहां तक इस केस का बात है, जिस तरीके से कल नेताओं को हाथरस में जाने से रोका गया और शव को रात में जलाया गया, इसी पर पूरा जो है मुद्दा है। तो ये बताएं जो है कि क्या कारण था कि कल हाथरस में जाने के लिए उनको रोका गया? कल माननीय राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को और तमाम कांग्रेस के नेताओं को कल हाथरस जाने से क्यों रोका गया? और जहां तक बात रही कि केस को खत्म करने की, तो उनका खुद बयान आ रहा है, उसके परिवारजनों का, कि हमें जो है 100 से नहीं भेंट कराया गया, कम से कम हमको हल्दी लगा देने दीजिए, जो है कुछ नहीं किया गया, और उसे जो है तालिबानी तरीके से ले जाकर के जला दिया गया। इस पर इनका क्या राय है? जी जी, आपसे प्रतिक्रिया ले ली। दिवाकर कुमार द्विवेदी, आप भी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले में? और जिस जिस धन्यवाद। बिहार, वहां पे भी रेप की जो समस्या है वो कोई कम नहीं है, तो आप क्या पक्ष रखते हैं इस मामले में? धन्यवाद अदिति जी, 12 मिनट चर्चा बीतने के बाद मौका देने के लिए। सबसे पहले सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को की शुभकामनाएं। देखिए, शुरुआती दौर में जब आपने राजीव जी से चर्चा शुरू की तो आपने बोला कि विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना। मैं आज इस मुद्दे को पक्ष और विपक्ष के रूप में देखना नहीं चाहता हूं। मैं इस मुद्दे को सिर्फ भारत के संविधान में जो आर्टिकल लिखे गए हैं, जिसमें आपके और हमारे, अदिति और दिवाकर दोनों के लिए जो आर्टिकल 14 बनाया गया है, समानता के अधिकार की जो बात करता है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं। मैं अपने सोसाइटी, राजीव जी बोलने दीजिएगा या मैं चुप हो जाऊं? आप राजीव शर्मा जी, आपको मौका दिया गया था, आप दिवाकर कुमार द्विवेदी को अपनी बात रखने का मौका दीजिए। जी अदिति जी, मुद्दा राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में रेप हुआ, बिहार में रेप हुआ, राजस्थान में रेप हुआ। मुद्दा ये है कि हमारे समाज में जो औसतन प्रतिदिन 92 रेप हो रहे हैं, 92 रेपेज हो रहे हैं, रेप हो रहे, इसकी जिम्मेदार कौन है? अब आते हैं मुद्दा पे। मुद्दा ये है कि रेप होना था, हो गया, होगी प्रशासन द्वारा, उसके परिवार की जो भी स्थितियां होगी उस पर देखभाल की जाएगी। लेकिन मुद्दा ये है कि जो प्रांजल चतुर्वेदी जी ने बोला, अदिति जी शब्द पे ध्यान दीजिए, रेप होना था, हो गया, शब्द पे ध्यान दीजिए। अभी बात को समझने, सुनिए ना अनुराग जी। जब भारतीय जनता पार्टी को घेरना होता है, क्या मतलब आदित्य जी, ये क्या हो रहा है? बोलने दीजिएगा। यादव पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। अरे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, मेरी बातों का आप तोड़ मरोड़ पेश मत कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उस खेत में उस लड़की, कृपया बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जब उस खेत में लड़की का रेप हो रहा था तो वहां पे कोई नहीं था। वो घटनाएं घटित हुई, उसके लिए उसे सजा मिलेगा, उसके लिए कार्रवाई होगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि रेप होने के बाद जब समाज को मालूम पड़ा, समाज में ये बातें फैली, उस समय एक जिला प्रशासन का दायित्व क्या था, एक थाना प्रभारी का दायित्व क्या था, क्या संविधान इसके लिए क्या क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं जी? हम भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन आज किसी और के बहन के साथ हुई है, कल मेरे बहन के साथ हो सकता है। हर बात में आप लोग राजनीति मत लाइए। लाल टोपी और हरा टोपी और उजला गमछा बांध के राजनीति मत कीजिए आप लोग, समझे ना? जवाब कीजिए, जवाब दीजिए। एक मिनट, आप किसी ने प्रश्न नहीं उठाया इस बात के लिए कि जब
रेप के लिए 376 डी में इंडियन पिनल कोड में इस बात की चर्चा किया गया कि गैंग रेप के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए, यहां तक कि कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन है कि दूसरा कोर्ट भी 0 एफआईआर दर्ज कर सकता है। फिर थाना प्रभारी ने क्यों उसको छेड़छाड़ का सिर्फ 354 में मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करने के बाद छोड़ दिया? प्रश्न ये उठ रहा है। देखिए, राजनीति मत कीजिए, राजनीति करने मुझे भी आती है, मैं राजनीति कर सकता हूँ, लेकिन मैं लड़की के रेप पर राजनीति नहीं करूंगा। आपकी बात सुन ली हमने। हम राजीव शर्मा जी से अपनी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अगर आप लोग को मजाक बनानी है तो आप लोग डिबेट कीजिए, मैं डिबेट छोड़ के जा सकता हूँ। ये अखिलेश यादव, योगी और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी वर्सेज मामला मत चले। हाँ, राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ कल, भारत के संविधान के जो प्रस्तावना है और जो भारत के संविधान में जो 1946 से लेकर 1950 तक जो सारी बातें, उसका अवहेलना किया गया। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री है, सम्मानित आदमी है अखिलेश जी। आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे अखिलेश जी ही बोला हूँ, ठीक है अनुराग पांडे जी। राजीव शर्मा जी, आपसे ये प्रश्न है कि आपने सारे अपने जितने भी हमारे विपक्ष में बैठे हुए प्रवक्ता है, आपने उनकी बातें सुनी, आपने राजनीतिक विशेषज्ञों की भी बातें सुनी। क्या आज भी आप कहेंगे कि प्रशासन ने जो किया वो सही किया? क्या आज भी आप कहेंगे कि जो कुछ भी उस पीड़िता के साथ हुआ, बलात्कार होना एक घटना एक समझ में आती है, लेकिन बलात्कार के बाद क्या एक व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है? क्या उसका मेरा भी कहना यही है आदित्य जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि रेप हुआ उस समय कोई उसके साथ नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या घटना हुई उस पर चर्चा करनी चाहिए। प्लीज क्वेश्चन को सुनने दिया जाए। क्या कारण है कि एक पीड़िता की जब बलात्कार होती है तो 8 दिन लग जाते हैं, 8 दिन लग जाते हैं पुलिस कर्मियों को रिपोर्ट करने में? क्या ये प्रशासन चल रही है? और जब वो पीड़िता जब मर जाती है तो आप 2-3 घंटे भी रुक नहीं सकते, आप जो है सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते? क्या जल्दी थी प्रशासन को, क्या जल्दी थी सरकार को कि उस पीड़िता को जो है इस तरीके से जो है तेल छिड़क के, कौन सा ऐसा अंतिम संस्कार हुआ है इस देश में जहाँ पे तेल छिड़क के जो है एक व्यक्ति को जला दिया जाए? और आप कैसे न्याय दिलाएंगे जब उसका मौलिक अधिकार का ही हनन हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब अभी बोल रहे थे कि रेप हुआ या होना था, हो गया। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एनआईए की टीम उस पर जांच कर रही है। अगर थाना प्रभारी जो दोषी होंगे, वहां के जिला के एसपी दोषी होंगे, जिला के डीएम दोषी होंगे, तो हमारी सरकार उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करेगी और पीड़ित परिवार के साथ हमारी सरकार है। राहुल गांधी को इतना ही करना था तो मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करते, मोदी जी को ट्वीट करते, इंसाफ मांगते, वहां भीड़ लेके इकट्ठा करके नहीं जाते। राजीव जी अब गाड़ी नहीं पड़ रही है क्या? राजीव शर्मा जी, आप मुझे बताइए। राजीव शर्मा जी, कृपया शब्द को सही तरीके से प्रयोग कीजिए। आपने बोला भीड़ लेके, राहुल गांधी ने बोला था कि अगर आर्टिकल निर्भया कांड के समय चूड़िया भेजने वाली स्मृति ईरानी इसमें कहाँ पर है? स्मृति ईरानी आज किसको चूड़िया भेजेंगी? एक मिनट, दुर्भाग्य की बात है कि एक राज्य का मुखिया इस बात को बोलता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बोला इसलिए मैं कार्रवाई करने का कोशिश किया। मतलब कि आप चरस और गांजा भांग लेके सोए हुए थे क्या लखनऊ में? कि आपको हाथरस लखनऊ से कितना ज्यादा दूर है कि आपको खबर नहीं मिली? साहब, सत्ता में भी औलाद वाले बैठे हुए थे, औलाद की फर्क होने वाली। राहुल गांधी जी अकेले भी वहां जा सकते थे जनाब, आपके पार्टी के अकेले ही निकले थे, लेकिन उनके अकेले उन्हें जाने दिया गया, अकेले वो जाने के लिए तैयार थे लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। हेलो, जब कहा गया कि नहीं तो राहुल गांधी ने स्वयं मांग किया कि मैं अकेले जाऊंगा। ये मुद्दा कांग्रेस बनाम भाजपा हो गया है। आज जिस विषय में हम बात कर रहे थे, इस विषय में भारत की का रोंगटा खड़ा कर दिया, एक तरीके से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कारण है कि हमारे देश में महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती? क्या कारण है कि पुलिस प्रशासन जो हमारे लिए रक्षक बनती जा रही है, अब उस पर भरोसा नहीं रह गया है? 14 सितंबर को एक 19-20 साल की लड़की का बलात्कार होता है हाथरस में। 29 सितंबर को उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। 1 से 2 बजे के करीब जो है पुलिस प्रशासन उस लड़की को जला देता है बिना उसके परिवार के मौजूदगी के। 8 दिन लग जाते हैं में और एफआईआर भी दर्ज होती है तो छेड़खानी उस लड़की की जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई हो, जिसकी गर्दन तोड़ दी गई हो, जिसका जीभ काट लिया गया हो, जो नग्न अवस्था में खून से लथपथ पाई गई हो, उस लड़की की एफआईआर छेड़खानी की दर्ज होती है। हाथरस के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है राजीव सिंह दिल्लर, और उत्तर प्रदेश के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं
वो है हमारे हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे समय में हम किसके साथ किससे प्रश्न पूछे? प्रशासन से प्रश्न पूछे या सरकार से प्रश्न पूछे? सरकार प्रशासन की गलतियों को ढकने की को दंड देने की जगह जो है उनकी गलतियों को ढकने का प्रयास कर रही है। सरकार जो है प्रशासन की उन गलतियों को ढकने की कोशिश कर रही है जो मानवाधिकार के विरुद्ध जाता है। इस पर मैं प्रश्न पूछ रही थी राजीव शर्मा से, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपने जो है अपने सभी विपक्षी दलों की बातें सुनी, आपने जो है हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ की बातें सुनी। आप इस बात को किस तरीके से छुपा सकते हैं? पीड़िता की जो माँ है उसकी वीडियो जो है हर जगह वायरल हो रही है, वो चीख-चीख के रो रही है, वो बिलख रही है, वो कह रही है कि उसे उसकी मृत्यु चाहिए। वो आखिरी समय में अपनी बच्ची को अपने घर ले जाना चाहती थी। ये कैसा अंतिम संस्कार है जहाँ पे अंतिम संस्कार के दौरान उसका परिवार मौजूद नहीं था, अंतिम संस्कार देने के लिए उसके पिता मौजूद नहीं थे? जवाब दीजिए। मैं बता दूं कि पीड़ित परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की हर एक कार्यकर्ता है और उत्तर प्रदेश सरकार कदम कदम पे उनके साथ है। रही बात न्याय की, तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। रही बात एफआईआर लेट से करने की, तो ये जांच का विषय है। जांच में अगर सत्य पाया गया तो दोषी एसएचओ पे कार्रवाई जरूर होगी। जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी, अनुराग पांडे। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी सत्ता में आता है वो इस प्रकार हो जाता है कि जब पत्रकार प्रश्न पूछता है रेप विक्टिम्स के बारे में, तो वहां के मुख्यमंत्री ये जवाब देते हैं कि तुम्हारे साथ तो बलात्कार नहीं हुआ। क्या कारण है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जो भी सरकार में आता है वो इस प्रकार का जवाब देता है, वो इस प्रकार की बातें करता है कि वो तो लड़के हैं, गलती हो गई, लड़कों से गलती होती रहती है? चलिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया और प्रश्न का आशय भी समझ गया। पुरानी बातों पे चर्चा न करते हुए हमें जो तुरंत में घटना घटित हुई है यहाँ पे उस बात की चर्चा हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं हाथरस कांड पे। जैसा कि आपने कहा कि वहां का एमपी कोई बीजेपी से है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी से हैं, तो इस पे मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी से हो और जो है कि एमपी बीजेपी से, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि पार्टी संरक्षण ही बलात्कारियों को दे रही है। आप चाहे कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, चाहे चिन्मयानंद को देख लीजिए, वहां पे लड़की के परिवार वाले मार दिए जाते हैं, एक्सीडेंट करा दिया जाता है कुलदीप सिंह सेंगर वाले मैटर में। तो कहने का मतलब आप ये मत देखिए कि सत्ता किसकी है, आप ये देखिए कि सत्ता बचाव किसका कर रही है। और ये सत्ता रही नहीं गई है, ये पूर्णतया तानाशाही सत्ता हो गई है। प्रांजल जी, एक मिनट। प्रांजल, जी प्रांजल, हाँ जी बोलिए। अनुराग पांडे जी, सत्ता बचाव आज नहीं कर रही है, सत्ता बचाव तब भी कर रही थी जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी। सत्ता बचाव तब भी कर रही थी जब आपके इस तरह का बेहुदा बता रहा हूँ मुझे बोलो। जी जी। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी सत्ता थी या हमारे मुख्यमंत्री जी क्या किए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे थे कि अपने खुद के मंत्री गायत्री प्रजापति जी पे, जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था, उनको स्वयं उन्होंने सरेंडर करवाया था। गायत्री प्रजापति का गिरफ्तारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा कराया गया था। और रही बात जहां तक गुंडई और बलात्कारियों को संरक्षण देने की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 2017 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में राजा भैया, अतीक अहमद, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी जैसे तमाम क्रिमिनलों का टिकट तक काट दिया गया। तो ये आप ना कहिए कि नहीं सपा जो है बलात्कारियों को या गुंडों को संरक्षण देती है, ये आपका भ्रम मात्र हो सकता है। हमारी पार्टी पूर्णतया अपराध के खिलाफ ही है और रहेगी। हम समाजवाद का नारा बुलंद करते हैं और हम चाहते हैं कि समाजवाद के हिसाब से हमारा प्रदेश चले, हमारा देश चले। हम लोहियावादी हैं। जी, मैं कृष्ण सिंह आपके पास आना चाहूंगी। राजस्थान उठाई बलात्कार और रेप जो है किसी स्टेट या किसी राज्य का विषय नहीं है, ये तो मानव का सबसे बड़ा शोषण है। इस विषय में जो है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों होती है? इस विषय में हम राज्य और राजनीतिक को देख करके जो है आवाज क्यों बुलंद करते हैं? देखिए, जहां तक बात रही राजस्थान के बारा की, तो वहां पर स्वयं जो है पुलिस ने जो है, वहां की पुलिस ने स्वयं लड़कियों को ले जाकर के उनका बयान दर्ज कराया है जो मजिस्ट्रेट में, और उन पर त्वरित कार्रवाई तुरंत किया गया। जो है उसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने दिया।
उसकी तुलना मैं नहीं कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। और द्विवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस हमें सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए क्यों दिखाई देती है? एक विषय पे आप बोलते हैं, एक विषय में आप चुप हो जाते हैं, क्या कारण है इस चीज का? धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं आज एक भारत का नागरिक बन के आपसे बात करना चाहता हूँ। जी देखिए, कुछ ही दिन पहले दिल्ली की निर्भया रेप कांड के बाद दोषियों को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा देने के बाद देश में ऐसा नहीं है कि रेप की केसेज रुक गई हैं, रेप पर डे हो रहे हैं। हाँ, जो गंभीर मामले होते हैं उसे मीडिया द्वारा उठाया जाता है और राजनीतिक पार्टी द्वारा उठाया जाता है। मैं अभी भारत सरकार का एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बताया जा रहा है 92 रेप औसतन प्रतिदिन होते हैं। इसलिए पर्सनली मेरा मानना यह है, भारत का एक शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि जीरो ग्राउंड पे शोषण के खिलाफ, लड़कियों के ऊपर होने वाले अत्याचार और रेप के खिलाफ जीरो ग्राउंड पे काम होना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे 1 मिनट समय और लूंगा। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो अगर लड़की के परिवार का उसका भाई या कोई भी FIR दर्ज कराने गया तो एक सक्रिय प्रशासन का प्रथम दायित्व होता है कि उसे उस समय रेप के सेक्शन 376 जो है उसका डिफिनेशन जो 375 है इंडियन पिनल कोड में, उसमें ABCD जो सब क्लॉज बनाए गए हैं, उसके D के तहत FIR दर्ज करनी चाहिए। लेकिन नहीं, एक 354 जो इंडियन पिनल कोड में है उसके तहत FIR दर्ज की जाती है छेड़खानी के मामले, और लड़की का CRPC के 161 के तहत बयान जब ले लिया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो फिर दिल्ली में जो लड़की का जवान कटा हुआ है, हड्डियां टूटी हुई है शरीर की, मरने के कंडीशन में, उस लड़की का दोबारा 161 में बयान लेने का क्या तात्पर्य है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि मैं भी पहली चीज, दूसरी चीज कि बुरा मत मानिएगा आप लोग, ये लड़की की जो हत्या हुई है, रेप हुई है ना, ये मामले कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगे अगर आप लोग इस मामले को राजनीतिक रूप में लीजिएगा तो। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ, इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बना के हमारे समाज की बहन बेटियों की प्रतिष्ठा, आबरू और भारत के बलात्कार के केसेस हर जगह आते हैं, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो या वेस्ट बंगाल हो। किसी एक पार्टी को सूक्ष्म दिखा के, एक पार्टी को साफ दिखा के, किसी दूसरे पार्टी को खराब दिखा करके इस समस्या से हम नहीं उभर सकते। इस समय हमारा सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए कि सभी राजनीतिक पार्टी, जिस तरीके से जब बॉर्डर पे एक सिपाही लड़ने जाता है, अपनी जान देता है, तब सारे राजनीतिक पार्टी एकजुट हो जाते हैं। इस समय भी ये समय है कि हम सब एकजुट हो जाए और क्या करना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए, किस तरीके से हम इन घटनाओं को रोके, क्या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, उस विषय में हम सोचें, उस विषय में सोच करके हम आगे बढ़े। इसी के साथ मैं इस डिबेट को यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। बहुत बहुत अदिति मैम, मैं बस एक लाइन बोलना चाहता हूँ, एक लाइन सुन लीजिए। मैं लाइव समाप्त करने के पहले 1 मिनट जी। हाँ, इस देश में जितनी भी लड़कियां रेप से मरती है ना, इन राजनीतिक पार्टियों का डिबेट सुन के और एक दूसरे पे किच्चड़ उछालना सुन के उसे दुख होता होगा कि काश में भारत में जंग न ली होती। इतनी गंदी राजनीति कौन करता है भैया? राजीव जी क्यों इतनी गंदी राजनीति करते हैं आप? हाथ रस में हुई लड़कियों के लिए